हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 26 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अपर करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, अपर करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि हाल ही में समाचारों में देखा गया है, यह किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं भूटान, नेपाल, इंडिया या फिर म्यांमार। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये स्थित है नेपाल में। आप यहाँ देख सकते हैं, द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड विल इन्वेस्ट 290 करोड़ इन द 900 मेगावाट अपर करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑन नेपाल्स करनाली रिवर. So this run of the river project will supply power to Nepal, India and Bangladesh for 25 years. Awarded to GMR Upper Karnali Hydropower Limited in 2008, it will generate 3,466 million unit of electricity annually, offsetting 2 million tons of greenhouse gas emission. तो आप ध्यान रखेंगे, अपर करनाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये करनाली रिवर पर स्थित है नेपाल में, और ये इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई करेगा वो नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश को करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। यहाँ पर भारत में कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन ग्रोइंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 4.18% ओवर द लास्ट 5 years. And second, the agriculture sector provides livelihood support to about 42.3% of the population. And third, the share of the agriculture sector in the country's GDP at current price is 18.2%. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है उससे संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। सो Chief Economic Advisor V. Anant Nageshwaran cautions against frequent export bans, suggesting they be used only in exceptional circumstances. तो उन्होंने अपने कुछ आइडियाज दिए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित। इन्होंने और भी बात करी है, जैसे बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल प्राइजेस, सो फार्मर्स शुड बी अलाउड टू बेनिफिट फ्रॉम हायर इंटरनेशनल प्राइजेस फॉर देयर प्रोड्यूस। इसके साथ ही उन्होंने एडवाइस किया है फॉर अलाउइंग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स टू प्ले आउट बिफोर एड्रेसिंग डोमेस्टिक सप्लाई कंसर्न सच एज स्विचिंग फ्रॉम सुगर टू जैगरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Indian Maritime Center recently seen in the news is an initiative of which ministry? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में रहा भारतीय समुद्री केंद्र किस मंत्रालय की पहल है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज का, आप यहाँ देख सकते हैं। So the Indian Maritime Center is a key initiative under the Maritime India Vision 2030 is nearing realization, spearheaded
by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, IMC aims to unify the Indian maritime industry, offering policy and industry recommendations. So it seeks to enhance India's role in the International Maritime Organization, strengthen the domestic maritime sector, and also promote India's maritime interest globally through flagship events. तो इंडियन मैरीटाइम सेंटर की बात करें तो आपने देखा कि इसका एम है यूनिफाई करना उन प्लेटफॉर्म्स को जो इंडियन मैरीटाइम इंडस्ट्री से संबंधित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। has been elected as the 67th president of the Institute of Cost Accounts of India for the year 2024 and 2025. यहाँ पर आपसे वर्ष 2024-2025 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 67वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया है, ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं रमेश चंद्र दास, सुधीर कुमार मिश्रा, विभूति भूषण नायक या फिर अमिताभ भट्टाचार्य। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो हाल ही में ICMAI के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं विभूति भूषण नायक। आप यहाँ देख सकते हैं विभूति भूषण नायक is a fellow member of the ICMAI and members of the Bhubaneswar chapter, and he has over 30 years of professional experience in finance and cost accountancy. Nayak previously served as the chairman of the Bhubaneswar chapter and the Eastern India Regional Council of ICMAI. And he was elected as a council member for the term 2023 to 2027 and served as vice president for the year 2023 to 2024. और अब इनको चुना गया है as a president of Institute of Cost Accountants of India. इस इंस्टीट्यूट की बात करें तो पहले इसको द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था और ये एक प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडी है इंडिया की। इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1959। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where did Ashwini Vaishnav inaugurate India's 500th community radio station named Apna Radio 90.0 FM? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अश्विनी वैष्णव ने अपना रेडियो 90.0 FM नामक भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर आइजॉल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये स्थापित किया गया है आइजॉल में। आप यहाँ देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड इंडियाज 500 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिसका नाम है अपना रेडियो 90.0 FM at IIMC आइजॉल मिजोरम। And he also announced the winners of 10th National Community Radio Awards during the event. So, Apna Radio is a part of India's Act East policy expected to significantly impact local communities and improve communication. The union budget has allocated record funds for Northeast Railway connectivity benefiting Mizoram. इसके साथ ही 10th नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स की बात करें तो these awards recognized stations in the 4 categories with monetary prizes जिनमें शामिल हैं thematic award, most innovative community engagement award, promoting local culture award and sustainability model award। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
According to the recently released 2024 Henley Passport Index, what is India's rank on the Henley Passport Index? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में जारी 2024 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार इस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? और ये इंडेक्स अभी हाल ही में जुलाई माह में जारी किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 80, 82nd, 84th या फिर 85th। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो भारत की जो रैंक है उसमें 2 रैंक का सुधार हुआ है और भारत की रैंक है 82, पहले ये थी 84। यहां देख सकते हैं इन द 2024 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, सिंगापुर ranks as the most powerful passport allowing visa-free or visa-on arrival access to 195 countries. And India's passport is ranked 82nd, granting visa-free access to 58 countries, a drop from 18th position last year. So historically, India's ranking has fluctuated. हम 24 में देखें तो भारत की रैंकिंग 76 थी, dropping to 88th in 2015, then improving 81 in 2018, and then 82 in recent year. So आपने देखा कि सिंगापुर जो है वो विश्व का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है जो कि वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है 195 कंट्रीज। इसके साथ ही France, Italy, Germany, Spain, and Japan are tied for the second place, offering access to 192 countries. So this passport index tracks travel freedom globally using data from the IATA and reflects changes in the visa policies. तो आप ध्यान रखेंगे जुलाई में जारी किए गए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार फर्स्ट प्लेस पर है सिंगापुर और सेकंड प्लेस पर जो कंट्रीज हैं उनमें शामिल है फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन और जापान, जिसमें भारत की रैंक है 82। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।